अंटार्कटिका जो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, यहाँ हर तरफ बर्फ ही बर्फ फैली हुई है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ बारिश बहुत कम होती है। इस कॉन्टिनेंट पर 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलती हैं। ये हवाएं 300 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक पहुँच जाती हैं। इन सभी चीजों को सुनने के बाद आप लोग ये समझ गए होंगे कि ये जगह हम इंसानों के रहने के लायक नहीं है। लेकिन आप जरा इस इमेज को देखें जिसमें पिरामिड की शेप का एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। साइंसदान का मानना है कि ये अंटार्कटिका में रहने वाले एंशिएंट ह्यूमन सिविलाइजेशन के सबूत हैं। 8 से 500 साल पहले जब गूगल अर्थ मौजूद नहीं थी, उस वक्त ओटोमन एम्पायर के एक फोटोग्राफर पीरी रेस ने दुनिया का एक मैप बनाया था। आज इस मैप का पूरा हिस्सा तो मौजूद नहीं है, लेकिन जो हिस्सा साइंसदानों के पास है उसमें हमें यूरोप का वेस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, ब्राजील और अंटार्कटिका का डिमॉन्स्ट्रेशन देखने को मिलता है। यहाँ पर एक सवाल आता है, अंटार्कटिका को 1820 में डिस्कवर किया गया था, तो फिर 16वीं सदी के मैप में अंटार्कटिका कहाँ से आया? क्या सच में अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे इंसान मौजूद थे और क्या आज भी वहाँ लाइफ मौजूद है? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल FTV को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, लाइफ साइंस पर पब्लिश इस आर्टिकल के मुताबिक साइंसदानों को अंटार्कटिका में एक एंशिएंट रेन फॉरेस्ट होने के सबूत मिले हैं। आज से करीब 9 करोड़ साल पहले अंटार्कटिका में एक रेन फॉरेस्ट मौजूद था। उस वक्त इसका टेम्परेचर इतना कम नहीं था। साइंसदानों को इसकी बर्फ के नीचे ढांचे और पौधों की जड़ें मिली हैं। उस वक्त यहाँ बारिश बहुत ज्यादा हुआ करती थी, जिसकी वजह से अंटार्कटिका हरा भरा कॉन्टिनेंट था। उस वक्त इसकी कंडीशन आज के न्यूजीलैंड जैसी थी, लेकिन आज ये बिल्कुल ऑपोजिट है। आज इसका टेम्परेचर -35 से लेकर -50 डिग्री तक पहुँच जाता है और पोलर नाइट्स में यहाँ पर 4 महीनों तक सूरज की रोशनी का नामो निशान तक नहीं मिलता। इसके बाद BBC के इस आर्टिकल को देखें। इस आर्टिकल के मुताबिक 1985 में अंटार्कटिका के एक आइलैंड के बीच पर एक औरत की खोपड़ी मिली थी। साइंसदानों ने इस पर स्टडी की और पता चला कि ये औरत साउथर्न चिली की थी। इसकी मौत 1819 से लेकर 1825 के दरमियान हुई थी। उस वक्त इस औरत की एज 20 से 25 साल के दरमियान थी। इसका मतलब ये हुआ इसकी मौत उस वक्त हुई होगी जब पहली बार अंटार्कटिका पर लोगों ने कदम रखा था। साइंसदानों को ये खोपड़ी उस जगह से मिली थी। यहाँ पर उन लोगों ने अपने कैंप लगाए हुए थे जो सील को पकड़ने के लिए आए थे, लेकिन अंटार्कटिका में किसी भी औरत को जाने की परमिशन नहीं है। यहाँ पर एक सवाल आता है, अगर अंटार्कटिका में ह्यूमन सिविलाइजेशन मौजूद थी तो फिर हमें यहाँ से और भी बहुत ज्यादा मैन मेड ऑब्जेक्ट मिलने चाहिए थे। स्मिथसोनियन मैगजीन की इस रिपोर्ट में 2015 में होने वाली रिसर्च के बारे में बताया गया था। इस दौरान यहाँ से एक बर्फ की शीट को लाया गया था। जब साइंसदानों ने इसे स्टडी किया तो पता चला कि इसमें 33 टाइप के वायरस मौजूद हैं। ये वायरस 15,000 सालों से भी पहले ऐसे ही जमे हुए थे। इनमें 28 वायरस ऐसे थे जिनके बारे में हम पहले बिल्कुल भी नहीं जानते थे। इस बर्फ की शीट की हर लेयर में न्यू वायरस थे जो बहुत ज्यादा खतरनाक थे। जरा सोचिए, अगर बर्फ की छोटी सी शीट में इतने ज्यादा राज छुपे हैं तो फिर अंटार्कटिका में क्या कुछ मौजूद होगा। ये सब जानकर आप सोच रहे होंगे कि आखिर हमें इन वायरस के बारे में पहले क्यों नहीं पता चल सका। असल में सोचने वाली बात तो ये है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मुसलसल पिघलने वाली बर्फ इन वायरस को एक्सपोज कर रही है और वो दिन दूर नहीं जब इनमें से कोई एक वायरस पैंडेमिक को बना सकता है। जब बात पैंडेमिक की हो रही है तो मैं आपको 1980 में फैलने वाले स्पेनिश फ्लू के बारे में बताना चाहता हूँ। इस वायरस की वजह से दुनिया के 50 करोड़ लोग अफेक्टेड हुए थे और इनमें से 5 करोड़ लोग मर गए थे। 2005 में अमेरिका के कुछ रिसर्चर्स को साइबेरिया की बर्फ के नीचे एक डेड बॉडी मिली थी जो तकरीबन 75 साल पुरानी थी। जब साइंसदानों ने इसे स्टडी किया तो इसमें उन्हें H5N1 सब टाइप का एक वायरस मिला जो उस वायरस का वेरिएंट था जिसने स्पेनिश फ्लू जैसे वायरस को बनाया था। जब उन्होंने इस वायरस को एक्टिव किया तो वो इंसानी जिस्म में तेजी से फैलने लगा, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। आप जरा इमेजिन करें, अगर ये वायरस एक बार फिर से फैल गया तो क्या होगा। नीचे कमेंट्स करके बताएं।
2007 में साइंसदानों को अंटार्कटिका के ग्लेशियर में 80 लाख साल पुराना एक बैक्टीरिया मिला था। जब इसे बर्फ से बाहर निकाला गया तो ये जिंदा हो गया। वक्त गुजरने के साथ साथ अंटार्कटिका की बर्फ मुसलसल पिघल रही है और एक दिन ऐसा आएगा जब बहुत खतरनाक वायरस अंटार्कटिका की सरफेस पर आ जाएगा और इंसानों को अफेक्ट करना शुरू कर देगा। साइंसदानों को अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे ये सब जानदार मिले हैं जिनमें एंटी फ्रीज ग्लाइकोप्रोटीन्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये अंटार्कटिका में तो सरवाइव कर लेते हैं लेकिन गर्म पानी में नहीं रह सकते। अंटार्कटिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसे हम बहुत कम स्टडी करते हैं। साइंसदानों की टीम इसको स्टडी करने के लिए साल में 1 से 2 बार ही वहां जा पाती है। 2021 में एक गूगल अर्थ यूजर ने ये दावा किया था कि मैंने अंटार्कटिका में 30 मीटर डायमीटर वाला यूएफओ देखा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यहाँ पर एक सवाल आता है, क्या ये सच में कोई यूएफओ है? तो मैं आपको बता दूं, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि अंटार्कटिका के इस एरिया में जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ हेलीकॉप्टर बहुत कम फासले तक उड़ सकता है और एयरप्लेन तो यहाँ जा ही नहीं सकता, जिसकी वजह से साइंसदान इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। कुछ साइंसदानों का कहना है कि ये एंशिएंट इम्पैक्ट क्रेटर हो सकता है जो बर्फ की वजह से चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ सोचने वाली बात ये है, क्या अंटार्कटिका में मिलने वाले पिरामिड स्ट्रक्चर सच में मौजूद है? ये पिरामिड स्ट्रक्चर अंटार्कटिका के माउंटेन के करीब मिले हैं। साइंसदानों के मुताबिक ये माउंटेन तकरीबन 50 करोड़ साल पुराने हैं और ये जो स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा है वो भी एक माउंटेन है जिसकी हाइट माउंट एवरेस्ट से 6 गुना कम है। साइंसदान दावा कर रहे हैं कि इस शेप का माउंटेन कई सालों के एरोजन की वजह से बना था। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये सच में कोई पिरामिड है या फिर हमारी आंखों का धोखा? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।